बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। क्या हाल हवाल है, कैसे गुजर रहे हैं दिन, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? शो में ज़रूर शामिल होइएगा, अपनी लाइव कॉल्स के ज़रिए हमें बताइएगा ज़रूर। मेरे साथ आज कुछ ऐसे मेहमान शामिल होने वाले हैं जिनसे मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो आपका और मेरा थोड़ा सा टाइम है ना, बात हम इस टाइम में भी उसी टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि इंसान अगर किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता तो उसे मॉरली सपोर्ट कर दें। मॉरल सपोर्ट इस वक्त हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ना बड़ा ड्रॉबैक देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान का सरमाया है, वो बड़ी तेज़ी से ना ये जो कुछ टर्म्स होती है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसकी तरफ जा रही है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें ना, उनको मतलब नहीं पता बेसिकली कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट इज़ एंजाइटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। बट उनको ज़रा सी किसी चीज़ की परेशानी हो जाए, उनको ज़रा सा अपने आप थोड़ा सा डिफरेंट लगने लग जाए तो उनकी ज़बान पर ना ये टर्म्स आ गई हैं। अच्छा, वजह क्या है इन टर्म्स के आने की? क्योंकि वो अपने बड़ों से सुन रहे होते हैं ना। वो जब फैमिली गैदरिंग्स में बैठे होते हैं तो कोई बड़ा बात कर रहा होता है, यार मेरे बेटे को आजकल एंजाइटी का इशू हुआ है, मेरी बच्ची को आजकल वो डिप्रेशन में गई हुई है। तो ये तो मैं वैसे भी आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी आप कुछ भी डिस्कस कर रहे हुआ करें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सेंसिटिव वंस, बच्चों को प्लीज़ वहाँ से उठा दिया करें। बच्चों के दिमाग पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। उनको उस चीज़ का मतलब नहीं पता होता, उनको पता ही नहीं है, उसकी डेप्थ नहीं पता, लेकिन वो फिर भी वो टर्म 10 लोगों के सामने जब यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो 10 लोगों का माइंड किसी और पर्सपेक्टिव में सोच रहा होता है। आजकल की नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से इस तरफ बढ़ती जा रही है कि ज़रा सा कोई जॉब नहीं मिली, कहीं जो है वो आप रिजेक्ट हो गए, कहीं आपका थोड़ा सा हौसला जो है वो डाउन हो गया, किसी ने आपको आपके कॉम्प्लेक्शन पे कोई कमेंट कर दिया, किसी ने आपको हाइट पे कमेंट कर दिया आपकी कि अरे यार तुम तो छोटे हो या छोटे हो, और तो जो है ना क्या नाम है, तुम्हारी तो हाइट नहीं है तुम्हारी एज के हिसाब से। किसी ने आपको ये बोल दिया मोटी हो रही हो, मोटे हो रहे हो, या जो है वो अरे बहुत ज़्यादा सूख रहे हो। बस हमने ना क्या किया, वो अपने दिमाग पे सवार करके बैठ जाते हैं कि बस अरे यहाँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मुझे फ़लाँ बंदे ने एक जुमला कह दिया। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो जुमला कहने वाले लोग हैं ना, अब मैं मुखातिब हूँ उनसे। देखिए, ये दुनिया जो है ना, वो एक गोल सर्कल है ना। आप जहाँ से चलोगे ना, वापस आके वहीं खड़े हो जाओगे। कल को आपकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आ जाए कि आप पे कोई परेशानी आ जाए और उसकी वजह से आप किसी भी किस्म के डिप्रेशन या किसी भी किस्म की हाइपरटेंशन का शिकार हो जाओ और आपको कोई इस तरह के जुमले बोले, तो फिर आपका दिल कैसे बुरा सा हो जाएगा ना। तो जुमले बोलते हुए, अल्फाज बोलते हुए इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि सामने वाले पे इस चीज़ का असर कैसे पड़ेगा। हमारी माजरत के साथ बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो लड़कियों को डिग्रेड करती हैं ये बोल के कि तुम तो मोटी हो ना इसलिए तुम्हारे रिश्ते नहीं आ रहे, तुम्हारा तो कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है ना इसलिए तुम्हारे रिश्ते नहीं आ रहे। खुदा का खौफ करें, बेटियां अल्लाह ने आपके घर में भी दी हैं। अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक की बनाई हुई कोई भी चीज़ जो है, कोई भी इंसान जो है, वो कभी भी कोई कम शक्ल या आप उसको उसके कलर कॉम्प्लेक्शन को कंपैरिजन नहीं कर सकते भाई। उसकी नसीब की बात है। अल्लाह पाक अगर किसी चीज़ में देर कर रहा होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अपना कसूर है, मतलब बंदी का या बंदे का। हमारे लड़कों को भी बोल रहे होते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि इस वजह से कितनी लड़कियाँ, इवन तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मेरी अपने फ्रेंड सर्कल में, मेरी अपनी आसपास जान पहचान वालों में ये हुआ है। ये मैं आपसे बिल्कुल रियल बात कर रही हूँ कि कितनी लड़कियां बड़ा एक्सट्रीम डिप्रेशन की तरफ चली गई हैं इसी चीज़ को सोचते सोचते कि या अल्लाह मैं मोटी हूँ, मेरा रंग काला है, इसलिए जो है ना वो मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, और इस डिप्रेशन ने उनकी जान ले ली है। क्या मिला? उन आंटीज़ को बात करने का कह तो दिया उन्होंने, एक जुमला कह के वो चली गई अपने घर, लेकिन जिस घर में से वो जनाजा उठा, उस घर वालों का कभी सोचा है कि क्या हाल हुआ होगा? जवान बेटी का उनके घर से जनाजा उठा है। ये बहुत आसान बात है जो हम मुंह से कह देते हैं, अगर हम इसको कभी डीपली सोचने बैठे ना, ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। तो खुदारा जो लोग मुझे देख रहे हैं ना इस वक्त, वो कोशिश करें कि अगर आप किसी को फिजिकली सपोर्ट नहीं कर सकते, आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ से एटलीस्ट मॉरली सपोर्ट करें। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है ना, एटलीस्ट सुन लें। क्या पता आप उसकी सुन लें, आप उसको जो है वो एक बार बिठा के अपने पास पूछ लें कि भाई क्या हुआ है।
कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, कोई नहीं सुन रहा ना मुझे बताओ। लोगों की सुना करें, भले आप उसे जानते हों, वो अच्छे तरीके से नहीं जानते हों। एक बड़ी खूबसूरत सी जो है ना वो मेरे पास पोइट्री है, इसी चीज़ को हम रिलेट करेंगे उससे। ख़िज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, ख़िज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, ज़रा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं दिल ये ज़माने वाले, ज़रा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं दिल ये ज़माने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल ये है, और किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख अपने भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख अपने भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है, और किसी की राह से खुदा की खातिर हटा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर हटा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है, और वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। और एक खूबसूरत बात जो बिल्कुल आखिरी शेर में मैं आप तमाम लोग सामने कहने जा रही हूँ, हजार ताकत हो 100 दलीलें फिर भी लहजे में आजिज़ी से, हजार ताकत हो 100 दलीलें फिर भी लहजे में आजिज़ी से, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। तो ये कमाल जो है ना ज़िंदगी में, ये आपने करना है, और वो कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि आपने ज़िंदगी में लोगों की सुननी है। अगर आपसे कोई अपने दिल का हाल बयान करना चाहता है ना तो एटलीस्ट उसकी सुने, क्या पता वो आपको बताने के बाद इतना हल्का फील करना शुरू हो जाए कि वो फिर आगे किसी गलत स्टेप की तरफ ना जाए। बहुत सारी हमारे जो है वो हमारे यंग बच्चे आजकल के जो है ना वो इसी वजह से डिफरेंट ड्रग एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनको वो सुन उनके घर वाले उनकी नहीं सुनते, अम्मा अब्बा के पास बैठते हैं तो वो बोलते हैं यार अभी छोड़ दो, अभी कभी काम करना है, अभी हम बाद में बात करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जो ये चीज़ उबल रही है ना वो उनको लेके जा रही है ड्रग एडिक्शन की तरफ। आज के शो में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, किस तरह से हम उसको अपनी ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारे सवालात मेरे पास भी हैं, आपके भी कुछ सवालात हो तो लाइव कॉल्स के जरिए आप ज़रूर हमारे मेहमानों से पूछिएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद नई सुबह के स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे हमारे मेहमान, हमें कई मजा आएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आज का शो बड़ा मज़ेदार सा होने वाला है, मज़ेदार और सेंसिटिव भी होने वाला है भाई, क्योंकि ये जो टॉपिक हम आज रेस करने वाले हैं, शायद हमने इससे पहले भी कई दफ़ा इस टॉपिक पे बात की है, लेकिन एक हम चाहते हैं कि जब तक बात कर ली जाए, जब तक ये मसला जो है ना वो किसी हद तक ख़त्म ना हो जाए, या किसी हद तक जो है वो ना वो थोड़ा सा कम ना हो जाए। आज दो खूबसूरत मेहमानों को जो है वो हमने ना दावत दी है अपने शो में, उनसे बात करने वाले हैं हम मेंटल हेल्थ के हवाले से, उनसे बात करने वाले हैं हम किस तरह से हम ये जो टर्म्स हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। देखिए, मैं ख़त्म का वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रही कि ये
इंसान की अपनी विल पावर पे होता है कि आपने किसी चीज़ को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंकना है। तो ये है कि आज के शो में मैं कोशिश करूंगी और मैं अपने मेहमानों से जो सवाल करूंगी उसके थ्रू मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों तक ना कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें पहुंचें कि आप अपनी ज़िंदगी से ये जो डिप्रेशन है, ये जो एंजाइटी है, ये जो सब सारी चीज़ें ना इनको निकाल के दूर फेंक दें। और मैं लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं अगर बात करूँ आप तमाम लोगों के लिए, वो इस तरह की बातें कर रही होती हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आए कि हाँ भाई कोई है जो हमारी सुनने वाली है और जो है ना वो कुछ ना कुछ सुन रही है। लोगों की सुनना, उसके बाद हर एक को उसके मसले के हिसाब से गाइड करना, ये बड़ी बात होती है। और जो लोग फिजिकली या फाइनेंशियली नहीं बल्कि मॉरली और मेंटली लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, मैं समझती हूँ उनसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता। मेरे साथ इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज में मौजूद हैं हसामा शमरोज। आइए उनको वेलकम कहते हैं और उनसे बहुत सारे सवालात करने। मैंने आज मेरे भी बहुत सारे सवालात हैं, यकीनन आप लोगों के भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हसामा? सो मच नुदरत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूँ और खुश रखती हूँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे क्योंकि आप लोगों को खुश रखती हैं। ऑन माय राइट हैंड साइड एक मैं समझती हूँ कि आपकी जिंदगी में ना हमें बेसिकली पहले मतलब पता होना चाहिए। हमने बहुत सारी जो मेडिकल टर्म्स हैं या मेडिकल नेम्स हैं, ये डेजिनेशंस हैं, उनको हमने कहीं कुछ और समझ लिया है। उनको वाकई जो उनकी लेन है ना उस पर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें, हमारे शो में पहले भी होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो शामिल हो चुके हैं और हम हमेशा जो है वो बात कर रहे होते हैं कि यार हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत फ़ायदेमंद है। हम किसी भी चीज़ को जो है ना वो डिनाई नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर फूल की ना अपनी एक अलग खुशबू होती है। और यहाँ इस वक्त ऑन माय राइट हैंड साइड जो है वो एक जर्नल फिजिशियन और होम्यो साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अदनान हसन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया नई सुबह में आने के लिए। और आज आपसे भी मैं साइकेट्रिस्ट का वर्ड जो मैंने यूज़ किया ना, हम किसी को कहते हैं ना यार हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है साइकेट्रिस्ट से, तो लोग हमें कहते हैं अरे पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। मेरी सबसे ज़्यादा फाइटिंग इसी बेस पे होती है ना। मैं चाहूँगी प्लीज़ थोड़ा डिस्कस करें। घर वाले भी जो है छुपाते हैं। अगर पहली बात है, जिस तरह दीगर प्रॉब्लम्स होते हैं इसी तरह से साइकिक प्रॉब्लम भी होते हैं। और मैं समझता हूँ अगर हम गौर करें तो हम आप में भी कहीं ना कहीं कोई साइको इशू होता है। कोई बहुत शर्मीला होता है, कोई बहुत टॉकेटिव होता है, वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो नॉर्मल से बढ़ के होती हैं या नॉर्मल से कम होती हैं। वही जो भी बंदा साइकी की तरफ चला जाता है, उसको समझना, उसको दूर करना, वही इसका इलाज कहलाता है। लेकिन वही बात है ना, हम किसी साइकेट्रिस्ट की अगर बात करें तो लोग बोलते हैं ये तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, इनके साइकेट्रिस्ट से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनके पागल छुपाते हैं, बाकायदा छुपाते हैं और कहते हैं कि कोई आए तो बताइएगा नहीं, किसी को पता ना चले पाए। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मसला यही है, आप उसको कबूल कीजिए। कबूल कर लेना आधे मसले का हल है। वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात। पहले उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ भी ये प्रॉब्लम है और फिर प्रॉब्लम का इलाज भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, 100% हो जाएगा। और जब तक आप खुद ही प्रॉब्लम अपनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फरार, जब तक फरार हासिल करते रहेंगे तो फरार में ही जिंदगी गुजर जाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो मैं आज ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को कवर कर सकती है? डेफिनेटली। उसकी वजह पता है बुनियादी तौर पर क्या है कि होम्योपैथी के अंदर ह्यूमन प्रूविंग होती है। ह्यूमन प्रूविंग का मतलब ये हुआ कि अद्वियात की आजमाइश इंसानों पर होती है। इंसानों पर आजमाइश होने का एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास फीलिंग्स मौजूद होती हैं। हमारे मैथमेटिका में आपकी फीलिंग्स मौजूद हैं, यानी दवाओं के खवास जब हम पढ़ते हैं अपनी मैथमेटिका के अंदर तो उसमें आपके सारे एहसास, जज्बात वो सब मौजूद होते हैं। जबकि चूहे और बिल्लियों पे जब एक्सपीरियंस होता है या उन पर जब तजुर्बात किए जाते हैं तो फिजिकल तब्दीली तो नज़र आ जाती है, लेकिन उसके दिल पे क्या गुजर रही है, उसकी क्या सोच है, वो नहीं पता चलती। तो इस वजह से होम्योपैथी के अंदर जादू असर दवाएँ जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन को दूर करती हैं और बहुत हद तक जो है ख़त्म करने का बायस बनती है। यानी वक्ती अफाके वाली बात नहीं है, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचना और उसको ख़त्म करना। इसी एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उसकी शुरुआत कैसे हुई ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है। पेशेंट जब आता है कि ये हुआ क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल, वो बातें जिनकी वजह से ये चीज़ डेवलप हुई उसको भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज दवाओं से काम नहीं चलेगा। यही वो टॉपिक है जो मुझे साइकाट्रिस्ट बनाने की तरफ ले गया। अदरवाइज मैं तो सिर्फ जनरल फिजिशियन था, लेकिन मैंने फिलॉसफी को इतना ज़्यादा स्टडी किया और फिर इसी हवाले से जब मैंने काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। नहीं आप जिस तरह से बात करें, यकीनन मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके एकदम से वो क्लिक करके ना माइंड रिलैक्स हो जाता है ना, वो वाली बात है। डॉक्टर साहब अल्लाह पाक आपको मजीद और जो है ना वो सेहत तंदुरुस्ती दे कि आप ऐसे ही ये साइकेट्रिस्ट के तौर पर काम करते रहें। हसामा, हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं बेसिकली कि मेंटल हेल्थ क्या है और क्यों ज़रूरी है। ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है
तो हम चाहते हैं कि आज के शो के जरिए उन तक अवेयरनेस जाए, तो मैं चाहूंगी आप जरूर बात करें इस पर। बहुत अच्छा सवाल है और मैं तो चाहती हूँ कि ये जवाब मेरा जो है ना वो घर घर तक पहुँच जाए, बिल्कुल। क्योंकि आजकल के ज़माने में फिज़िकल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही, मगर जहनी जो मर्ज है, जहनी जो हेल्थ है, जहनी सुकून है, हाँ। वो आई थिंक टॉप प्रायोरिटी पे जाता है। Exactly. और वो क्यों जाता है? एज बीइंग अ पेरेंट, एज बीइंग अ ह्यूमन, यू हैव टू सर्वाइव। अब सरवाइव कैसे करना है? लोगों से मिलना है, अपनी फैमिली को चलाना है, अपने आप को चलाना क्या बात है। और आपकी बॉडी कैसे, अल्लाह पाक ने हमें जिस्मानी हालात के साथ जहनी हालात भी दिए हैं, तो हमने उसका ख्याल रखना है। अब जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि वो एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए मेडिसिन जो होम्योपैथिक हाँ। होती है, बट इसमें एक चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है, मैं सोचती हूँ, मैं समझती हूँ कि जो मसले बात करके हल हो सकते हैं, जो मसले अपने आप पे काम करके हल हो सकते हैं, उसके लिए हमने दवाइयों की तरफ क्यों जाना है, हमने मेडिसिन की तरफ क्यों बिल्कुल, जाना है? बेहतरीन। क्योंकि आजकल आपको पता है ह्यूमन रेस, आप सबने सुना होगा, हमारी ऑडियंस ने भी सुना होगा और आपने, मैंने तो बहुत सुना होगा, बिल्कुल। क्योंकि आजकल इस जनरेशन में किसी को भी ले ले वो ह्यूमन रेस की तरफ जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, फिजिकल हेल्थ तो खराब होती ही होती है, मगर मेंटल हेल्थ बिल्कुल शैटर्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो आपने जल्दी जल्दी उठना है, जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी हर चीज पे फोकस करना है। उससे क्या होना है, आपने बस लैडर अपना अप करते अप करते रहना है, अपने फॉरवर्ड मूव करना है। हाँ। लेकिन हमें प्रेजेंट में रह के एक बार ये सोचना चाहिए कि अगर हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो फैमिली है, हम हैं तो काम है, लेकिन हम कैसे हैं? हमारी सेहत जरूरी होने के लिए हमारा जहनी सुकून जरूरी होना चाहिए। हाँ। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक तिब्बी हालात है। इस पे हमने क्या करना है? डिप्रेशन होना तो बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को जड़ से खत्म कर लें, बिल्कुल खत्म कर लें। डिप्रेशन कभी कभार होना भी जरूरी है, हाँ। लेकिन ज्यादा होना हमारे लिए नुकसान है। अब जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आप क्या करते हैं? आप स्लो हो जाते हैं, आप ना कुछ काम कर सकते हैं, ना आपको खाने की फिक्र रहती है, ना पीने की फिक्र रहती है, ना खुश रहने की फिक्र रहती है। हमारे लिए क्या है? सेहत निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। ना हम सेहत का ख्याल रखते हैं, ना हम सफाई का ख्याल रखते हैं। तो ये होती है मेंटल हेल्थ, जिसको हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव थॉट्स होना, पॉजिटिव इमोशंस होना और अपने लिए एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है। नुजरत, मैं समझती हूँ बच्चा हो या बड़ा हो या फिर अडल्ट हो, हाँ, उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या है? खुश रहना। और हम खुश कैसे रह सकते हैं? जब हम सुकून में रहेंगे। पीस ऑफ माइंड, पीस, फ्रीडम ऑफ माइंड, हर जगह माइंड आपका बहुत प्रायोरिटी पे है। हाँ। तो मेंटल हेल्थ माइंड से कनेक्टेड है और माइंड हमारी सेहत से कनेक्टेड है। तो मैं समझती हूँ मेंटल हेल्थ पे एक बड़ी बहुत गहरी गुफ्तगू यही होगी कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना आपके लिए जिंदगी है। डॉक्टर साहब, यकीनन आपके पास भी कुछ ऐसे केसेस आते होंगे जो कि आपने जैसे भी बताया कि भाई लोग घबराते हैं, शर्माते हैं। अब मैं ज़रा ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप ज़ाहिर है जब क्लिनिक करते हैं तो आपके पास ये डिफरेंट केसेस आते हैं, तो क्या एज ग्रुप के यंगस्टर्स आपके पास आते हैं जिनको ये डिप्रेशन या एंजाइटी होती है? अमूमन टीन एज के अंदर ज़्यादा ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं आजकल। 13-14 वजूहात क्या बताते हैं वो आपको? फैमिली इश्यूज ज़्यादा होते हैं। अच्छा। घर के अंदर उनको एक बेजा दबाव बहुत ज़्यादा और बेजा तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर लेना। अब मतलब एक बच्चे को आप एक रोबोट की तरह से आप चाहेंगे कि वो ऐसे उठे, ऐसे बैठे, ऐसे चले, ऐसे फिर आप तरबियत ज़रूर कीजिए, लेकिन हर वक्त डंडा लेके उसके सर पे ना सवार हो जाए, उससे उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बजाय इसके कि वो पॉजिटिवली कुछ सीखे और वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें ज़िद पैदा हो जाती है कि नहीं करना मुझे। फिर वो और अब जब पेरेंट्स जैसे बच्चों को लेकर आते हैं तो आप यकीन कीजिए उनका यह कैफियत होती है कि इतना नाफरमान और बदतमीज़ है कि आजिज़ आ गए हैं उससे ना। लेकिन जब मैं बच्चे से अकेले में बात करता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ, इतना प्यारा बच्चा है ये तो
सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और ना समझने की वजह से मसला होता है। फिर वो यकीन कीजिए कि जब पेरेंट्स ऐसे बच्चों को लाते हैं ना, यकीन कीजिए हकीकत लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं कि इलाज की ज़रूरत पेरेंट्स को होती है। सर मैं ये पूछना चाहती थी डॉक्टर साहब कि फिर आप पेरेंट्स को समझाते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली, बहुत अच्छी तरीके से। फिर पहले तो बच्चे को समझ के सारा मसला हल करके उसको बता के बेटा ठीक है तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आप इस तरह का रवैया इख्तियार करोगे तो आपको कोई समझेगा कैसे? अपनी बात को समझाओ, अच्छे अल्फाज में बयान करो, आपकी बात सब सुनेंगे। फिर मैं अलग से पेरेंट्स के साथ मीटिंग करता हूँ, उनको बताता हूँ कि प्रॉब्लम ये नहीं ये है। सर सुन लेते हैं माँ बाप? नहीं सुनते हैं। जब वो हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचते हैं कि डॉक्टर के पास आ जाएं, तो फिर वो लाजमी होता है कि जब फीस पे करके आए हैं तो सुनेंगे हाँ, ना। ये वाला जो मैटर आता है ना, अच्छा मैं यहाँ पर सल्यूट पेश करती हूँ उन हमारे तमाम लोगों को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, सेशंस कर रहे होते हैं, और लोग ना बड़ा उनके लिए भी बैड बाइटिंग कर रहे होते हैं, अरे ये कौन सा काम कर रहे हैं, लोग तो वही करेंगे जो उनका दिल चाहेगा, लोग तो सुधरेंगे नहीं। यार यकीन करें, अगर आप किसी ऐसी क्लास में बैठे ना, किसी ऐसे सेशन में जहाँ मतलब आप सेशन दे रहे हैं जहाँ पे 100 लोग आपको सुन रहे हैं, अगर उसमें से एक ने भी, मैं 100 में से एक की बात कर रही हूँ, एक ने भी अपनी जिंदगी बदल दी ना आपकी बातें सुन के, तो बस खत्म, आपके मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल नुसरत, ये तो 100% बता रहा हूँ कि मेरे पास तो जो भी आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मुतमईन होकर। सर मैं भी कुछ लोग भेजूंगी ताकि आप उनको भी मुतमईन कर दें। डेफिनेटली, ये बहुत अच्छी बात अच्छा है। डॉक्टर अभी इन्होंने जो एक बात की सामा ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होम्योपैथी में तो कहते हैं, ये हमारे यहाँ फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है कि मेंटल हेल्थ इतनी ज़रूरी चीज़ है कि पहले हम कहते हैं, हमारी फिलॉसफी कहती है कि पहले मेंटली आदमी डिस्टर्ब होता है, बाद में फिजिकली डिस्टर्ब होता है। इवन कि आजकल तो जदीद साइंस बता रही है कि जब हम गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, अमूमी बहुत मतलब नज़र आता है लोगों में, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने से, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने से होता है। मैदे का जो प्रॉब्लम अमूमन तौर पर हम समझते हैं ना कि ज़्यादा खाने से, बदहजमी से वगैरह से वजह से हमें अल्सर हो गया। अल्सर ज़्यादा सोचने से, डिप्रेशन से, हर वक्त ओवर थिंकिंग से आपको अल्सर की शिकायत हो जाती है। मेरे हिसाब से तो सारी बीमारियां कनेक्टेड ही मेंटल हेल्थ से, बिल्कुल, ब्लड प्रेशर, definitely। कोलेस्ट्रॉल, ये कैंसर की डिजीज ले लें या फिर आप कुछ भी ले लें, कोई भी डिजीज आप बड़ी से बड़ी उठाएं या छोटी से छोटी उठाएं, सब कनेक्टेड ही मेंटल हेल्थ से। पहले शुरुआत ही आपके दिमाग से होती है, क्योंकि अब जैसे कि आपने कहा कि काफी लोग हैं जो चैरिटी में करते हैं बिलीव और फ्री सेशंस देते हैं। अभी मैंने कल ही एक स्कूल में, हमारी कम्युनिटी के स्कूल में एक फ्री सेशन दिया है बच्चों को। बच्चों को रिलैक्सेशन का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले तो जरूरत ही माँ बाप को है। मैं तो सोचती हूँ जब किसी जोड़े की शादी हो रही हो ना, वो पहले क्या ले, रिलेशनशिप काउंसलिंग ले, ताकि उनकी अज़दवाजी जिंदगी और बाद में वो जब माँ बाप बने उसमें उनको ये चीजें बहुत ज्यादा एक टिप्स और ट्रिक्स हो। आजकल के नौजवानों की जल्दी शादी हो रही है, जल्दी शादी के बाद उनको पेरेंटिंग का प भी नहीं पता होता, प्लानिंग ही नहीं होती है, कोई प्लानिंग और नहीं वो होती है ना, उस चीज को अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हैं। इससे क्या होता है, माँ बाप स्ट्रेस, बच्चे स्ट्रेस। फिर दूसरी बात आपने देखा है आजकल स्कूल एनवायरनमेंट, ऐसा ही बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा टॉपिक रेज है ना, स्कूल एनवायरनमेंट। तीसरी बात ये है कि बच्चों का जो अपना सर्कल होता है, देखिए कोई माँ बाप हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये नॉर्मल है कि कोई फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई नहीं है। सर्कल जो होता है ना, अब जो घर से बैक से एनवायरनमेंट आ रहा है आपके पास, वो आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। बच्चों का जो मेन अपब्रिंगिंग होती है ना, पेरेंट्स से डाइवर्ट हो रही होती है। फ्रस्ट्रेशन, नुजरत मैं कहूंगी, अदनान साहब आपको पता होगा, फ्रस्ट्रेशन डाइवर्ट हो रही है माँ बाप से बच्चों को। बिल्कुल, बच्चों को क्या पता कि फ्रस्ट्रेशन क्या होती है। ऐसा ही डिप्रेशन, अगर आप उसका रूट कॉज निकालें ना, वो माँ बाप से आपकी तरफ डाइवर्ट हुई है। स्ट्रेस, जब एक माँ, उसके पास बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है, वो होम कोरस, बाहर की सोशलाइजिंग, गैदरिंग्स, उसके बाद बच्चा जब रात को सो रहा होता है तब आप उससे पूछते हो आपने होमवर्क किया, आपने खाना खाया, आप कितने बजे उठोगे, कितने बजे सोगे। रात का वो पहर बच्चे का और माँ का बॉन्ड का है। आप उससे बजाय ऐसे सवाल जवाब करें, आप उससे पूछें डे रूटीन, आप उसको पूछने दें सवाल। बच्चा जब सवाल करेगा उसका जहन खुलेगा, वो जानेगा अपनी माँ को, मेरी माँ क्या कर रही है, मेरी माँ कैसे कर रही है। एटलीस्ट लेट देम आस्क क्वेश्चन। आजकल की माँ, बच्चा एक सवाल पूछ रहा होता है, फोन में लगी हुई होती है, हाँ हाँ ठीक ठीक,
अरे आपने ऐसे नहीं करना बिहेव, तरबियत आपने का बहुत आई फैसला टू आई कांटेक्ट करना है अपने बच्चे से, ताकि एटलीस्ट आप उसे ऑब्जर्व तो करें। हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने अपने एक जगह पे वो बैठ के बात कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे ये एड्रेस किया, उन्होंने कहा, और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात, कि पहले के दौर में जो है ना वो बच्चे अच्छी परवान इसलिए चढ़ते थे कि पहले के दौर में जो है वो माएँ जो है ना वो लोरी सुनाती थी अपने बच्चों को, अल्लाह की नाम की लोरी सुनाती थी। अब क्या है कि आपने जो है ना वो बच्चों को टैब दे दिया, फोन दे दिया, बच्चे पोएम्स देखते हुए, पोएम सुनते हुए सो रहे हैं, तो फिर वो उसी तरह से परवान चढ़ेंगे। डॉक्टर दान, यकीनन आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे, बच्चे जिद्दी हो गए हैं और खाना नहीं खाते, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो अगर ठीक है आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बताया कि भाई कहीं ना कहीं बच्चों की सुनी नहीं जाती, लेकिन जहाँ सुनी जाती है फिर भी बच्चे अगर इस चीज़ का शिकार हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाए? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उसके मुताबिक के मसले से डिपेंड करता है कि पहले देखें मसला है क्या। काउंसलिंग के लिए सबसे पहला तो यही स्टेप होता है ना कि सुना जाए मसले का, मसला है क्या, पेरेंट्स से सुन लिया, बच्चे से अकेले में गुफ्तगू कर ली, उसके बाद ही फिर कोई नतीजा निकाला जाता है कि क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ज़रूर, क्योंकि आप ज़ाहिर है मेडिकल शोबे से वापस हैं, तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या मेडिसिन के साथ साथ कोई मतलब डाइट रूटीन भी बताते हैं लोगों को कि ये खाएं ये ना खाएं? डाइट रूटीन का डिपेंड करता है फिजिक के ऊपर ना, अगर कोई मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो उसके हवाले से करना पड़ेगा, अदरवाइज मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई खास वो नहीं है। मतलब हमारे लोग आजकल ये करते हैं कि भाई वो डिफरेंट सॉर्ट की जो है वो टीज ले ली कि यार इसकी हम थोड़ा सा उसको स्मेल आउट करेंगे, पिएंगे तो उससे हमारी जो है ना वो मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी। ये चल रहा है आजकल बहुत, मेरे पास भी लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि आपका अगर कोई मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, आपको कोई मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस रहता है कि काम बहुत ज्यादा है, इसमें ओवर ईटिंग के शिकार बच्चे इस टाइप के वो ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं इसमें स्ट्रेस में। अच्छा, क्योंकि ये आर्टिकल एक दफ़ा मैंने पढ़ा था कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा जो वेट गेन कर रहे हैं लोग, उसकी बुनियादी वजह ये है कि टेंशन डिप्रेशन के अंदर वो ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं ना। जहाँ ज़रा सा टेंस में आए, डिप्रेशन की तरफ आए, फौरी तौर पर आइसक्रीम खा ली, कोई ऐसी चीज़ खा ली, उससे उनको थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन तो उसकी वजह से फिर ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी का इशू आ जाता है। तो जहाँ इस तरह का इशू आता है तो वहाँ पर फिर लाजमी बात है कि पाबंदियाँ लगानी पड़ती हैं, ये चीज़ें अवॉइड करें खाने पीने में। लोग कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपको क्लियर बताऊं, मेरी अम्मा भी देख रही हैं इस वक्त शो यकीनन, तो वो तो मेरी अम्मा शुगर पेशेंट है, लेकिन मगर उनको कभी चीनी से रोक दो कि मम्मा नहीं चीनी नहीं, तो वो आगे से कहती हैं कि भाई मरना तो सब नहीं है और ना मैं तो खाऊंगी जल्दा नहीं। सेम पिंच नुदरत, मेरी मम्मा भी डायबिटिक है और जब उनको तो लब्बी शीरी पसंद है और फालूदे पसंद है, तो वो मैं जब उनको कहती हूँ मम्मा प्लीज खुदा का खौफ कर ले, मुझ पे रहम करे, मेरे फादर पे रहम करे, तो कहती है जिंदगी में आए खा पी के जाएंगे। मैंने कहा ये कौन सा जुमला हुआ, जिंदगी में आए खा पी के चले ठीक है, एक एतदाल में। मेरा ख्याल है कि जब वो शुगर पेशेंट हो जाता है, बाद मैंने ऐसे लोग देखे जो शुगर होने से पहले मीठे की तरफ दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन शुगर डायग्नोज हो जाने के बाद इश्तिहा बढ़ गई, या शायद ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज को रोका जाए उस चीज की तरफ जाता है। मम्मा को अचानक रात को 11-12 बजे क्रेविंग होती है कि गाजर का हलवा खाना है, तो मैं उनको कहती हूँ कि मम्मा मतलब शुगर का, तो कहती है नहीं तो सुबह जो चाय पीऊंगी ना उसमें चीनी नहीं लूंगी। तो मैं बोलती हूँ अच्छा, मैं ये आजकल नई टेक्निक है। और मेरी मम्मा तो कहती है यार जो शॉप है ना, बैठे बैठे उसका गाजर का हलवा तो बहुत अच्छा होता है, उसकी ये वाली मिठाई तो मुझे इतनी पसंद है, बैठे बैठे उनको ये ख्याल आ रहे होते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ मीठा खाना है, और हम कितना भी अवॉइड कर लें। नुदरत, अभी आप डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछ रही थी कि जो है वो खाने पीने के लिए मैं अपनी जो प्रोसीजर फॉलो करती हूँ, इसमें एक मैं जो है वो मेडिटेशन का टास्क अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। उससे क्या होता है, जब मैं उनको टास्क कैसे देती हूँ कि आपने सुबह उठना है, आपने अपने घर में अगर कॉफ़ी की स्मेल पसंद है आपने अपने पास कॉफ़ी रखनी है, आपको फ्लावर्स की स्मेल पसंद है आपने फ्लावर्स रखने हैं, कोई भी फ्रेगनेंसेस जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको सोल टचिंग दे रहे हैं, मतलब कि सुकून दे रहे हैं, आपने 2 मिनट आंखें बंद करनी है, बहुत अच्छे अच्छे अपने बारे में सोचना है कि मैं अच्छी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, बस ऐसे ख्याल लाने हैं और उसको इनटेक करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब पॉजिटिव सोचना है। और फिर उसके बाद मैंने मतलब अभी तक मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है, ये टास्क मेरे हर क्लाइंट के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। मैंने इसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग देखे हैं। डेफिनेटली वो नेचर से कनेक्टेड हो जाते हैं
और दूसरी बात ये है कि वो अपने लिए जो उनके लिमिटेड बिलीफ्स होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो आहिस्ता 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 अपनी जो है वो खत्मी की तरफ आ रहे होते हैं और बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं। मैं जब मेडिटेशन का मैं जब मशवरा देता हूँ उसमें मैं तो कलर थेरेपी को ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना। अच्छा। कि पेशेंट में जिस कलर की कमी महसूस हो रही होती है उसके लिहाज से कहता हूँ कि जैसे आप शुमाल की तरफ मुंह करके बैठे, आलती पालती मार के कमर को सीधा रख के बिल्कुल, और तसव्वुर कीजिए कि जैसे अगर नीले रंग की कमी महसूस हो रही है पेशेंट के कमी अंदर, का कैसे पता चलता है? बिल्कुल, ये भी मैं भी पेशेंट पूछना चाहती थी। वो एक आवरा स्टडी होती है, आपके बॉडी के गिर्द 7 रंगों का एक आवरा होता है। ओके। वो जब बिगड़ता है तो वो खुली आंखों से नजर आ सकता है, जो खुद इसके होते हैं उनको नजर आता है, फील होता है। तो ये हम देख लेते हैं, अंदाजा वैसे भी हो जाता है। अदरवाइज इसके फिर तरीके भी होते हैं कि अगर जैसे 7 कलर्स हैं, आप 7 कलर पेशेंट के सामने रख दें कि इनमें से कौन सा कलर तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो जिस कलर की वो पट्टी उठा ले, 7 कलर्स आपने रख दी कि ये सबसे प्यारा लग रहा है, समझिए इसमें इसी कलर की कमी है। ओके, नाइस। रेड कलर, इसका मतलब रेड कलर, पिंक, ब्लू वगैरह वगैरह, जो कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ना कि ये कलर सबसे बेस्ट है, तो समझ लें इसी कलर की कमी है। इसी कलर का आप मेडिटेशन में जब आप बैठो तो तसव्वुर करो कि ब्लू कलर की बारिश हो रही है, तसव्वुर करो, और यकीन करें जैसे ही ये तसव्वुर कायम हो गया, यूं करके बड़ी से बड़ी बीमारी गायब हो जाती है और जबरदस्त किस्म का फायदा होता है के अंदर। मुझे आज जो है वो कुछ नया सीखने को मिला है, नई नॉलेज मिली है। डॉक्टर साहब से एक बातें कंटिन्यू करेंगे, असामा भी साथ ही हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी खूबसूरत सी बातें हमारी चल रही थी। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, असामा मौजूद हैं, मेंटल हेल्थ पे आज हम बात करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद हमें अभी ज्वाइन किया हो, तो उनको बताते चलें कि आज हम आपकी मेंटल हेल्थ पे बात करें कि कितना ज़रूरी है आपका अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना। क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी जहनी सेहत को ख़राब करती हैं और उसको फिर दोबारा से आप ओवरकम अगर करें तो वो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। आपका भी कोई सवाल हो तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी शो में कॉल करके अपने सवालात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, असामा भी मौजूद हैं, और दोनों की बातें यकीनन मैं समझती हूँ कि ऐसी हैं कि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आपस में भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ज़िंदगी तो है ही सीखने का नाम। ये आपको कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हमें सब आता है। जिसने कह दिया मुझे सब आता है, समझे उसको कुछ भी नहीं आता। असामा, अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेंटल हेल्थ का ताल्लुक हमारे रिलेशनशिप से भी है, हमारे जो है वो दोस्तों से भी है, ठीक है ना, हमारी फैमिली से भी है। ये लोग कितने मददगार साबित होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर अच्छा रखने के लिए? 100% मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरे क्या आजकल की रिसर्च को अगर आप उठा लें, आप आजकल ग्लोबल देख लें या अपने घर में ही देख लें, अगर आपकी फैमिली का एक कनेक्शन, एक दूसरे से जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी हो तो आपका एक माहौल अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट कनेक्ट हो जाता है। इट्स अ चेन ऑफ लाइफ इफ यू सी, ठीक है। जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आप फैमिली टाइम ज्यादा दोगे, बच्चों को, अपने आप को, अपने लोगों को, इर्द गिर्द के। आप अपने घर पे क्या करोगे, गेस्ट बुलाओगे, आपका फ्रेंड सर्कल एनहांस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप देख रहे हो कि फ्रेंड्स आ गए, फैमिली आ गई, अब आपकी आ गई चिल्ड्रन बॉन्डिंग। जब वो देखेंगे कि आप इतने जो है दोस्ती यारी वाले हो, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो अपने फैमिली के रिलेशनशिप्स को, तो आपके रिलेशनशिप्स 1 by 1 सबसे बेहतर होते जाएंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा कि आपका फैमिली एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी कहलाएगा। फिजिकल हेल्थ भी आ गई उसमें और मेंटल हेल्थ भी आ गई, क्योंकि आप क्या चाहते हो कि मैं घर जाऊं तो मुझे एक सुकून वाला माहौल मिले, मुझे जहनी सुकून मिले। अगर आपके रिलेशनशिप में झगड़े हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो क्या आप अपने घर में बैठना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं, आप फरार हासिल करोगे।
तो वो लोग जो घर से बाहर रहते हैं वो क्यों रहते हैं? क्योंकि घर तो एक आराम गाह है, घर में आना बैठना रुकना सबका एक सुकून टाइम होता है कि नहीं भाई, बच्चे हो या बड़े हो, घर जाके हमें आराम करना है, अच्छा खाना है, टीवी देखना है, टीवी चला के आराम से। तो वो आप कब देखोगे? जब आपकी इर्द गिर्द एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इमोशंस आप ले रहे हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की आप एक ऑब्जर्वेंस ले रहे हो ना, कि भाई मुझे सुकून हासिल है, मुझे यहाँ पे बैठना है, मेरे फ्रेंड सर्कल्स। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़ ये हो जाएगी, जब आपकी जहनी सुकून, जहनी जो है, आपको कहते हैं आप जहनी दबाव से दूर है, आपके फ्रेंड्स क्या करेंगे? हर गाइडेंस के लिए, हर एक्शन प्लान के लिए आपसे राब्ता करेंगे। उससे आपको भी एक पॉजिटिव जो है वो रोल मिल रहा है, आप एक रोल मॉडल के तरीके से तैयार हो रहे हो कि यार ये इंसान मुझे अच्छी मशवरों के लिए फोन कर रहा है, तो मुझे भी अच्छा प्रेजेंट होना है, इनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल। तो आप देख रहे हैं कि ये चेन ऑफ लाइफ है, ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। रिलेशनशिप ले लें, कैरियर ले लें, कैरियर भी आता है, फाइनेंस ले लें, आपका एंटरटेनमेंट ले लें, आप पिकनिक्स पे जाओ, आप जो है मूवीज जाओ, आप जो है वो फुटबॉल टीम के लिए जाओ, या फिर आप क्रिकेट टीम के लिए जाओ, कुछ देखने जाओ। आपको क्या चाहिए? फ्रेंड्स चाहिए। फ्रेंड्स कब आपके साथ आएंगे? जब आपकी कंपनी अच्छी होगी। क्या बात है, बिल्कुल। कंपनी अच्छी नहीं है तो भाई बाय बाय, लोग अवॉइड करेंगे। टॉक्सिक माहौल, हाँ, जिसे हम कहते हैं, आजकल बच्चे भी होते हैं ना कि टॉक्सिसिटी से वो दूर भागते हैं। अगर एक माँ हर वक्त चीखती चिल्लाती और एंटरटेनमेंट के जगह सिर्फ और सिर्फ आपको हर वक्त एक्सप्लेन करी होगी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चे आपकी बात सुनेंगे? बच्चे आपके पास आएंगे? आपसे बॉन्ड क्यों बनाएंगे? उनको आप में सेफ्टी नहीं मिल रही, सिक्योरिटी नहीं मिल रही। पॉजिटिव थॉट की भी बड़ी अहमियत है जो बहुत आपने बात की ना। अहमियत। आप वहीं देखें, से सब अगर शुरू एक जगह होता है। हम बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छे माहौल में हंसी मजाक चल रहा है, एक निगेटिव थॉट वाला बंदा उस महफिल में आके बैठ जाएगा, मायूसी की बातें करने वाला, डिप्रेशन ज़्यादा, पूरे माहौल को वो जो है डिप्रेस कर देगा, जहर आलूद कर देगा। एक अजीब सी जो है कैफियत वहाँ पे डॉक्टर पैदा साहब, मैं हो आपसे जाएगी। ये भी जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे सामा ने बात की उसी को हम कनेक्ट करेंगे कि इन्होंने कहा कि आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, लोग आपके पास आके बैठे। अच्छा, हमारा एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको पीस चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, तो वो समंदर किनारे जाके बैठ जाते हैं। ये क्या रिलेट करता है? ये तो इसका ताल्लुक तो रूहानियत से भी बेसिकली बनता है कि समंदर का जो वहाँ से जो वेव्स आ रही होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा, आपका जो आवरा है वो बहुत रिलैक्सेशन फील करता है और उसको बहुत एनर्जी मिलती है वहाँ से ना। तो आपके अंदर का एनर्जी लेवल अगर गिर रहा होता है तो समझ लें कि वहाँ जा कर के आप एनर्जी गेन करते हैं और आप बहुत पावरफुल फील करते हैं अपने आप को, बहुत अच्छा महसूस होता है ना। मेरे ख्याल से ये सेंसेस में भी आता है, ठीक है। हियरिंग, आपको वेव्स की आवाज सुनाई दे रही जी जी। है, विजुअलाइजेशन, सीइंग, आप एक माहौल देख रहे हो सुकून का, और फिर आपको एक टचिंग का माहौल आता है कि हवाएं आपको टच कर रही है। उसके बाद एक स्मेल आती है आपको, मिट्टी की स्मेल, और नेचर से करीब हो जाते हैं बहुत ज्यादा ना। आप ना हर तरीके से एक अपना जो हमारी तो ज़हनी हालात, जिस्मानी हालात 5 सेंसेस पे डिपेंडेबल है। ऐसा ही है। तो वो चीजें सब अलर्ट हो जाती है। समंदर के किनारे जाके मेरे हिसाब से एक ये चीज हो सकती है कि वहां पे आपको सुकून इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो भी चीज आपकी कनेक्टेड हो रही है, जैसे अगर आप देख भी रहे हैं तो अच्छा देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं तो भी अच्छा कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो भी अच्छा कर रहे हैं। तो और अगर आपको किसी चीज की स्मेल आ रही है तो वो भी सिर्फ अच्छी स्मेल आ रही है। हाँ, ऐसा ही है। तो वो आपको हमारे अंदर इतना शोर आ जाता है, हाँ। शोर बर्पा हो जाता है कि फिर एक साइलेंट माहौल हमें बड़ा सुकून देता है, पॉइंट बहुत ज्यादा। वेरी अच्छा, अभी आपने एक और बात कही थी समा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत, आप मतलब पॉजिटिव थॉट ही इधर आती है यहाँ पे ना। एफर्मेटिव साइंस आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे छाई हुई है, हुस्न ज़न से काम लेना पॉजिटिव थॉट का हिस्सा है ना। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के बारे में हमेशा उसने ज़न से काम लो। मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आपको ठोकर भी लगे ना, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इतना बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए कभी गलत नहीं करेगा। क्या बात, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। कल नहीं मगर एक हफ्ता पहले मैं अपनी बेटी को यही कह रही थी कि जिस दिन ये जुबान शुक्र करने लगेगी ना, क्या बात तो है, हर चीज खुद ब खुद पसंद आने लगेगी। हम शिकवा करना बहुत जल्दी शुरू हो अपने जाता है। से ज्यादा नहीं तो, लोगों को ना देखे, अपने से affirmative कमतर क्या लोगों कहती को है? देखे कि आपके पास कितना कुछ है जो उनके पास नहीं है। आपको शुक्र करने की आदत खुद ब खुद हो जाएगी। अब देखिए, मैं क्या देखती हूँ,
चले एक चीज मेरे पास नहीं है, मगर एक चीज क्या है, मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास ऐसे हस्बैंड हैं जो मुझे टोटली सपोर्ट करे, ऐसे पेरेंट्स हैं जो मेरी हर अचीवमेंट पे खुश हो रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपनी माँ को अगर आगे जाता हुआ देख रहे हैं तो वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो मैं इन चीजों को लेके अपने आप पे वो प्राउड फीलिंग क्यों ना लाऊं कि ये सोचूं कि यार नहीं वो मुझसे आगे जा रही है, नहीं उसके पास इतने क्लाइंट्स है मेरे पास नहीं है, उसकी ऑडियंस इतनी है मेरी नहीं है। हर वक्त आप कंपैरिजन में रहेंगे या नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे तो आपका जो है वो एक तो मोराल भी डाउन होगा, एंजाइटी भी पैदा हो जाती है। दूसरा एफर्मेटिव साइंस के अंदर जब ये हम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, जैसा गुमान वैसे नतीज। एग्जैक्टली। तो आप अच्छा गुमान रखिए, इंशाल्लाह नतीजा भी अच्छा निकलेगा। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लें। आप मतलब जैसे बच्चा स्कूल गया हुआ है, अब आपको मुसलसल ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, यकीन कीजिए वही कुछ हो जाएगा जो आप सोच रही होंगे, वैसे ही कुछ अल्लाह ना करे उल्टा हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह ताला ख्याल करे, कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पे हमेशा अफर्मेशन डालती रहती हूँ, आई एम फिनोमिनल, आई एम सुपर वुमन, आई एम ब्यूटीफुल, यस आई एम। अगर मैं बिलीव कर रही हूँ तो आई एम, चाहे मैं काली हूँ, नाटी हूँ, मोटी हूँ, जो भी हूँ, बिल्कुल सही, बट आई एम ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आई एम ब्यूटीफुल आउटसाइड। क्या ये बात तो है। बात खत्म। डॉक्टर साहब एक चीज जरूरी जो मैं यहाँ पे ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ लोगों को सही टाइम नहीं पता कि अगर वो किसी में कोई नफ्सियाती मसला देखें या कोई सिम्टम्स देखें तो वो किस वक्त पे साइकियाट्रिस्ट से रुजू करें, वो बिल्कुल एंड पे ले जा के लेकर देखिए बेबसी का कोई भी लेवल हो ना, किसी भी हवाले से, मतलब एक बात ऐसी होती है कि जैसे मुझे कोई शख्स कहता है कि यार बहुत शॉर्ट हाइट है, बहुत कोई ठीक ना कह के मजाक उड़ाता है, कोई कुछ कहता है तो मैं अवॉइड कर दूं। लेकिन अगर मैं उसको फील करने लग जाऊं, मैं सोचने लग जाऊं, तो फिर ज़रूरत यह है कि मैं किसी डॉक्टर से, किसी अच्छे कंसल्टेंट से रुजू करूं और बताऊं कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, तो वो आपको इस दलदल से निकाल देगा। अभी आप सिर्फ टकने ही गए अंदर, आप निकल आएंगे आराम से। उस वक्त ना आए कि जब यहाँ तक अंदर चले जाएं तो निकालना भी मुश्किल हो जाए। डॉक्टर सिम्टम्स पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि किसी इंसान को अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके साथ कोई मसला तो नहीं है मेंटल हेल्थ का, एनी टाइम अगर आपके हवासों पे वो चीज़ सवार हो जाए तो ये सबसे बड़ी सिम्टम्स है कि पेशेंट को रिलैक्सेशन फील ना हो, हमेशा वही ख्याल, वही कैफियत उसके ऊपर तारी रहे, ना कोई अच्छी खबर अच्छी लग रही है, ना कोई थी माहौल का मज़ा आ रहा है, जहन जो है वो मुसलसल उसी थॉट में अटका हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपको ज़रूरत है इस वक्त साइकियाट्रिस्ट की। बिल्कुल। अच्छा सामा, इसी को हम आपसे कनेक्ट करेंगे। मैं हूँ, लेट्स सपोज मुझे कुछ सिम्टम्स हैं या आपने मुझ में देखी हैं कोई ऐसे सिम्टम्स कि आपको लगता है कि मुझे मेंटल हेल्थ साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है या मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे लिए क्या करेंगी? सबसे पहले तो हमें साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को उसी वक्त कंसल्ट करना चाहिए जब आप में किसी किस्म की बिहेवियरल इशू आ रहा है, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ, एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर, एज अ कोच, आप मेरे पास कभी भी आ सकती हैं जब आपको लगे कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है, जब आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आ नहीं रही है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे सामने वाला इंसान अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो वो मुझे जज करेगा, ठीक है। सबसे पहले आप जब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही, डिसीजन मेकिंग नहीं कर रही है और आप सिर्फ और सिर्फ जमाने भर को ब्लेम शेम कर रही हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को, अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपनी मदर को, अपने फादर को, कि मेरी वजह से, इनकी वजह से ये हो रहा है, तब आप उस स्टेज पे है कि अब आपको अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है, आपको डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। उसके अलावा चले, वो तो बहुत इनिशियल स्टेज है और वो बहुत लोगों को बाद में पता चलता है। जब आपके मनफी ख्यालात पीक पे हो, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, इसका मतलब है कि मैं ऐसी हूँ, वो मेरे बारे में अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो ऐसा सोचेगा, नहीं 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 मुझे ये नहीं करना चाहिए, इससे लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। इस दुनिया में हम आए अकेले हैं, जाना भी अकेले है। जब हम पैदा हुए थे तब हमें किसी ने जज किया होगा, लेकिन क्या आपने पैदा होना अपना रोक लिया कि भाई मुझे लोग बाहर आने से जज करेंगे कि मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, कुछ भी ऐसा? तो तब जब आपने नहीं किया तो अब क्यों लोगों का ख्याल? ये सेकंड स्टेज हो जाता है आपका। थर्ड स्टेज मेरे ख्याल से जब आपको लगे कि मेरे रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे, मेरा कैरियर सही नहीं चल रहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जब वो वाला मोमेंट आ जाता है ना कि जो हो रहा है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से तब आपको बहुत संगीन तरीके से अपने लिए सोचना चाहिए।
अब मैं सोचती हूँ कि लोग इस वजह से भी रुकते हैं नुजरत कि कोई मुझे देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए। अगर मैं लड़की हूँ, किसी को पता चल गया मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ, या वैसे तो ये मरीज नहीं होता, ये डिप्रेशन एक आपका एक रोग है जो आपने निकालना है अपने अंदर से। तो आजकल जो चल रहा है वो है ऑनलाइन सेशन, जहां आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के अपने एक प्रिवेसी के अंदर, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोच के सामने बैठ के ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं जो हाईली कॉन्फिडेंशियल लेवल पे होती है, सिर्फ आप और वो, आपके पास एक सुनने वाला मौजूद है और आप अपने सुनाने वाले को सुना सकते हैं अपने दिल का हाल। कोई आपको वहां जज नहीं करेगा, सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, गाइडलाइन और एक्शन प्लान। तो वो साइकेट्रिस्ट उसके बाद आ जाता है, क्योंकि फिर जब रोग हद से बढ़ जाता है, जब आप कहते हैं ना कि बुखार है, हो रहा है, आपने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, लेकिन वो जब टाइफाइड और जब वो कोरोना की सूरत में सामने आता है तो आपको क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए, फिर आपको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि ये हमारे व्हील ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, मैं जैसे अपने इंट्रो में बात करी थी, अभी भी हम बात करें कि आजकल ये रेशो बड़ा बढ़ गया है कि हमारी जो यूथ है वो एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ जा रही है, और यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं। मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ कि आपका ताल्लुक जो है वो इस शोबे से है कि वो पिल्स खा रहे होते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह के मेडिसिन इनटेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयतें बिगड़ जाती हैं, या वो नींद में चले जाते हैं, कोई कोमा में चला जाता है। डॉक्टर साहब, रसाई इन मेडिसिन की इतनी आसान क्यों है? ये तो हमेशा से ही है, मेडिसिन तक रसाई के अलावा, बल्कि मैं कहूँगा मेडिसिन से पहले हमारे यहाँ जो दीगर एडिक्ट्स, ये ड्रग्स वगैरह आती हैं, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकली मुझे सामना करना पड़ रहा है वो इन चीज़ों का करना पड़ रहा है कि बच्चे जो है ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं बहुत कम उम्र के अंदर, कि आदमी हैरान रह जाए कि वो कैसे कैसे नशे कर रहे हैं। आइस का नशा इतना कॉमन हो गया है, और इतनी अच्छी फैमिलीज़ के, मतलब ये नहीं कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड वाले फैमिली बैकग्राउंड है, पढ़े लिखे लोग हैं, और बच्चे जो होते हैं वो ड्रग्स की तरफ चले गए। इसका सबसे बड़ा ताल्लुक तो गैदरिंग से होता है। बिल्कुल, कि अगर कोई ऐसा दोस्त एक मिल जाए जो इस तरफ है तो गए काम से, बस फिर ना। लेकिन मैं ना ये कहती हूँ कि हमने अक्सर ये वाला मुहावरा सुना है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप वो मछली बने जो तालाब की सारी गंदी मछलियों को अच्छा कर दे। आपके अंदर इतनी विल पावर, इतनी पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। वही बन सकते हैं जिनकी घर की तरबियत अच्छी हो। जी नहीं, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करके एक और बात ये कहूंगी कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विद, यू स्टे विद। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल का आप पे इतना असर है कि अगर मुझे मिलेनियर बनना है ना, मैं क्या करूंगी, मैं मिलेनियर्स के साथ बैठना शुरू करूंगी ताकि मैं उनकी हैबिट्स अडॉप्ट करूं। साइंस के अंदर आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी जो है वो नॉलेज अडॉप्ट करूं, मुझे वहां से वहां तक कैसे जाना है मैं ये अडॉप्ट करूं, ठीक है। अगर अब देखिए आप 5 लोगों में बैठे हैं, आप इस फैमिली से हैं जहां पे कोई स्मोकिंग का ताल्लुक नहीं है, जहां पे ये आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड्स के पास है, तो वो कूल दिखने के चक्कर में आपको पता है ना कि हम स्मोकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, हमारी फैमिली से हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। ड्रग तो बिल्कुल लास्ट स्टेज है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एक प्लीज मुझे एक सिप लगाने दे दो, कैसी होती है मुझे फीलिंग। आजकल ये वेप आ गया है, और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, शीशा वेप। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, मुझे इतने यंगस्टर्स, इतने टीनेजर्स दिखते हैं कि वो एक दूसरे से बस एक सिप मांग रहे। भाई आप एक दूसरे से सिर्फ सिप मांग के अपनी नेगेटिव एनर्जीज भी और हसामा, यहाँ मैं एक चीज जरूर ऐड ऑन करूंगी कि हमारे यहाँ जो हमारे दोस्त हैं वो भी ऐसे ही हैं कि अगर हम कभी हम उनसे अगर ये डिस्कस करेंगे ना कि यार हम परेशान हैं, वो हमसे ये नहीं कहेंगे कि हमें परेशानी बताओ, वो बोलेंगे अच्छा ये लो, ये एक सिप ले लो, डिप्रेशन दूर हो जाए। इस मामले में आई विल से आई एम ब्लेस्ड एंड आई वुड रियली लाइक टू टेल यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि मेरे जो दोस्त है ना, वी आर अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, ठीक है। एक दोस्त मेरी डॉक्टर है, एक दोस्त मेरी स्कूल की डिप्यूटी हेड है, एक दोस्त मेरी जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस में एक अच्छी पोस्ट पे है, एक दोस्त मेरी होम मेकर है बट शी इज एन आउटस्टैंडिंग शेफ। आई वाज द 5th वन।
मैं सोचती थी भाई मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। वो मुझे इतना मोटिवेट करती थी, वो कहती थी भाई तुम बच्चों की परवरिश ऐसी कर रही हो जो कोई भी हम में से नहीं कर रहा, कोई भी कहीं भी नहीं कर रहा। उनके मोटिवेशन के बाद आई थॉट कि आई शुड हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। तो अब मैं कहती हूँ यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल क्योंकि वो 4 उनमें इतनी खूबियां थी कि मैं अपनी खूबियां तलाश करने लगी कि मुझ में क्या खूबी है, मैं क्या बन सकती हूँ और मैं क्या बनना चाहती हूँ। तो जब उनकी खूबियों को देखते हुए मैंने अपनी खूबी निकाली तो हियर आई एम कोच, क्या बात, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक यू नो पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस वक्त, जो भी देख रहा है एटलीस्ट मैं फेस तो कर रही हूँ ना वर्ल्ड। एग्जैक्टली, जबरदस्त, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। यकीनन इसमें जो है वो ब्रेक लेना थोड़ा सा हमारे लिए भी जरूरी है और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो कि इनसे करने हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, असामा मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बड़े मज़े की बातें चल रही थी। अच्छा, मैं मज़े की बातें बेसिकली इसलिए कह रही हूँ कि जिन बातों में आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा छुपा हो ना, वो बातें हमेशा मज़े की ही होती हैं। और मैं क्या चाहती हूँ, मेरी पूरी टीम चाहती है कि वीनस एंटरटेनमेंट के इस प्लेटफॉर्म से आप तक जो भी पॉजिटिव वाइब्स पहुंच सकें, आप तक जो भी फायदे की बातें पहुंच सकें। हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा शोज़ इसी तरह से करें, डिफरेंट टॉपिक्स लेके बैठें, ताकि बहुत सारे लोग, हमें पूरे पाकिस्तान से लोग देख रहे होते हैं, किसी 5-6 लोगों ने भी अगर सुन के अपनी ज़िंदगी तब्दील कर ली तो यकीन जाने कि हमारा ये पूरा शो करने का मकसद पूरा हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे और फिर पेट्स के हवाले से, नेचर के हवाले से, प्लांट्स के हवाले से। मेरी एक फ्रेंड एक इंतहाई डिप्रेशन में चली गई थी। वो किसी डॉक्टर के पास गई, किसी साइकेट्रिस्ट के पास गई, तो उन्होंने उसे मशवरा दिया कि आप घर में बिल्लियां पाल लें। डेफिनेटली कहते हैं बिल्लियों पे जब आप प्यार से हाथ फेरते हैं तो डिप्रेशन दूर होता है। हाय, मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि आई एम अ ट्रू पेट लवर। सबको पता है, मेरी ऑडियंस जानती है कि मेरे पास जो है वो पर्शियन कैट्स हैं और मैं बहुत हमेशा से जो है ना उनको प्यार से रखती हूँ। और मेरे लिए मेरे पास समझेंगे बिल्लियों का जो मामला है ये पिछले 5 साल से चल रहा है और मेरे पास हैं वो स्टिल और बढ़ते रहते हैं। फिर हम आगे थोड़ा सा, मेरी दोस्तें कोई मांग लेती है। अच्छा, मेरा एक फिनोमेना है, मैं कहती हूँ कि मैं अपनी मम्मा पापा को कहती हूँ कि किसी को भी ना आप फ्री में मत, गिफ्ट मत दीजिएगा। अगर आपने देना ही है तो एटलीस्ट यू शुड चार्ज समथिंग। वो इसलिए कि किसी ने पैसे देके खरीदा होगा ना तो वो उसका ख्याल रखेगा। डेफिनेटली, बिल्कुल यही बात है। ये अभी मैं ऑफ एयर डॉक्टर साहब से भी बात कह रही थी कि जब हम सर्विसेज फ्री में बहुत ज्यादा लोगों को देने लगते हैं ना, तो वो उनका सही से फायदा नहीं उठाते, वो हमारा फायदा उठाना लगते हैं। लेकिन जब आप चार्ज करते हो एक अच्छी खासी अमाउंट उन्होंने अपने ऊपर जब इन्वेस्ट की ना, तो वो उसका रिजल्ट्स भी जनरेट करते हैं और वो उस चीज का ख्याल भी रखते हैं। अब जाहिर है आपने अपना एंगर इशू जब पैसे दे के सही करवाया है तो अब आप गुस्सा करने से परहेज ही करेंगे ऑब्वियसली। ये सामा ने बहुत अच्छी बात की। हम एंगर इश्यूज पे भी बात कर सकते हैं। कुछ लोग बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मतलब ऐसा कि पिन गिरी और गुस्सा आ गया, ट्रिगरिंग पॉइंट, और बहुत उनको जो है ना ट्रिगर कर जाती हैं छोटी छोटी चीजें और उसमें वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। ठीक है ना, ये एक फैक्ट है, जनरल फैक्ट है। बहुत सारे लोग ऐसा कर होते हैं। किसी हद तक किसी वक्त मैं भी शायद इस फेज से गुजरी हूँ कि इतना एक्सट्रीम कि जरा सी कोई बात हो गई, मतलब ये कप यहाँ रखा है, थोड़ा सा भी हट गया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपने फोन्स पता नहीं कितने तोड़े हैं इस चक्कर में, मैंने अपने घर के शीशे पता नहीं कितने तोड़े हैं इस चक्कर में। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उस चीज़ को, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज़ गलत है और फिर जब मैंने एक तरीके से मुझे ये चीज़, मैंने हमेशा सुनती थी कि हमारे इस्लाम में गुस्सा हराम है, गुस्सा हराम है, लेकिन वो चीज़ मुझे एकदम, जब मैंने पढ़ा कहीं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम चुप कर जाओ, सब्र करो, कोई मतलब एक्शन ना लो। तो मुझे वो चीज़, कभी होता है कभी आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी क्लिक कर जाती है, वो मुझे क्लिक कर गई। और आज ये कि मैं अभी भी कहीं ऐसा हो जाता है कि जब बिल्कुल मामलात आप में से बाहर हो जाएं तो मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाती हूँ, लेकिन मैं आप कंट्रोल कर लेती हूँ। उसके लिए नुजरत आजकल
सबको पता है एक चीज इंट्रोड्यूस हुई है एंगर मैनेजमेंट। हाँ मैं एंगर मैनेजमेंट अपने हर प्रोसीजर में इसलिए इंक्लूडेड रखती हूँ क्योंकि देखिए जैसे हम खुश रहते हैं, जैसे हमें रोना आता है, जैसे ऐसे हमें ही हंसना आता है, वैसे हमें गुस्सा भी आता है। ये एक natural phenomenon है। नेचुरल इमोशन है, इसको आप अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। लेकिन हर वक्त गुस्सा रहना आपकी सेहत पे बहुत असर कर रहा है, आपके एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बना रहा है, आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपसे दूर कर रहा है। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? आपका। और उसका हल ये है कि आप अपनी एंगर मैनेजमेंट जरूर करवाएं। आपको इतना गुस्सा आ रहा है ज्यादा, इतना जब आपके ट्रिगरिंग पॉइंट बनना शुरू हो जाए ना, ये हो रहा है तो अब मुझे गुस्सा आ गया, इसका मतलब आपके दिमाग ने टोटली अब्सॉर्ब कर लिया वो चीज। अब जैसे कोई अचानक से कुछ भी होता है कि कोई डॉग की बार्किंग सुन के ट्रिगर हो जाता है, वो उसे पत्थर से मारने लगता है, दिस इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट। अब आपका दिमाग ना, जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो छोटा बच्चा होता है, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से सुनता है और इसे बहुत अच्छे से अडॉप्ट करता है। उसके लिए आपका ये हल है कि आप अपने ट्रिगरिंग पॉइंट बनाने के लिए रेडी ना रहें, ठीक है? उससे पहले ही अपना ट्रीटमेंट करवा दें। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये बेसिकली आपके लिए मेंटल हेल्थ, वेलबींग और माइंडसेट पे डिपेंडेबल है। और दूसरी बात, आप जो पेट्स की बात कर रही थी उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। कभी कभार बंदा जो पेट्स रखता है उसको जब एंगर इश्यूज होते हैं ना, वो अपने पेट्स पर भी एंगर निकालता है। मैंने इतने ऐसे केसेस देखे हैं नुसरत कि वो अपने पेट्स पे, वो क्या होता है जैसे वो अपना बच्चा समझता है अपने पेट्स को, तो वो फिर उनको मारते भी हैं, उनको डांटते भी हैं। तो ये एक हो जाता है, हैरेसमेंट हो जाती है टोटली, यू नो। तो इससे क्या होता है, आप में स्ट्रेस, डिप्रेशन ज़्यादा आने लगती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कैट से डिप्रेशन ख़त्म होता है, वैसे ही पेट्स से जो है वो डिप्रेशन आता भी है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने अगर पेट्स रखना है ना, तो सबसे पहले आपने अपनी हालत देखनी है। ये नहीं कि मैं डिप्रेस हूँ, मैं कैट ले आई। आपकी डिप्रेशन सिर्फ कैट पे हाथ फेरने से नहीं खत्म होगी या उसे दूध पिलाने से नहीं खत्म होगी। आपकी डिप्रेशन कैट को साथ रखते हुए अपना पीस ऑफ माइंड देखने से भी होगी, अपना मेंटल हेल्थ, वेलबींग, माइंडसेट। मैं बार बार मेंटल हेल्थ का इसीलिए वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि एक तो हमारा एपिसोड भी इस वजह से है, दूसरा लोगों को मैं चाहती हूँ जितना आप बार बार ये वर्ड सुनेंगे उतना आपको अवेयरनेस भी होती रहेगी कि ये जिंदगी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे कर दें आप, तो आपकी जिंदगी इंशाल्लाह खुश भी होगी, बच्चों के साथ और पेट्स के साथ। अच्छा, ये तो आपने जो बात की ना बिल्कुल सॉलिड है कि सबसे पहले तो अपने आप को ही ठीक करना है, लेकिन ये कैट्स का पालना या डिप्रेशन का दूर होना ये एक सेम लाइक अ मेडिसिन, एज अ मेडिसिन इसको लें आप। अगर आपको बताऊं, कभी ऐसा होता है समहाउ के मुझे कोई न मम्मा सुन रही होती है ना कोई सुन रहा होता है, मतलब मेरे दिल में कोई बात है, नहीं सुन रहे होते, नहीं तवज्जो दी, तो मैं लिटरली वो फील करते हैं। मैं ये बात कहूँगी, मैं ऐसे अगर सामने लेके बैठूँ या इस तरह से हाथ में लेके बैठूँ, मैं अपनी दिल की सारी बातें कर लेती हूँ और वो मुझे मतलब आगे से मेरे इस तरह से फेस देख रहे होते हैं, चाहे वो हमारे जो है वो फीमेल पेट हो या वो मेल कैट हो या फीमेल कैट हो, और मैं लगी रहती हूँ, देखो आपको पता है ना, देखो ये हुआ था, देखो ऐसा, मतलब इस तरह से कि मैं किसी अपनी दोस्त से बातें कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक चीज अलर्ट करूंगी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, जो कैट है वो ऑडिटरी जोन में है और आप कौन से जोन में है, आप अपने दिल का हाल करिए। तो जैसे मैंने कहा था कि कोई सुनने वाला होना चाहिए, तो जब आप दिल का हाल बयान कर देंगी तो आप ऑलरेडी, आपका जो एक बैगेज यहाँ पे है वो निकल गया, अब आप कितना खुश फील करेंगी। तो ये पैच आप देखें, ये चैट की बात करिए, हम बताते हैं, आप फ्री राइटिंग, मतलब आपके अंदर गुब्बार भरा हुआ है, किसी के गुस्सा भरा हुआ है, आप लिखें। मैं कहता हूँ बैरियर नहीं लगाना है, इवन के कोई गाली भी आ रही है तो लिख दो, जो आ रहा है लिखते जाओ, पूरे अपनी दिल की कैफियत लिख के उसको फौरन आग लगा दो, किसी के हाथ न लग जाए। सर ऐसे तो कमरे भर जाएंगे। यहाँ एक और थेरेपी भी बताते हैं कि शीशे के सामने खड़े होके आप बोलिए फ्री स्पीकिंग, लेकिन फ्री स्पीकिंग का हमारे यहाँ तो इतना स्पेस नहीं होता कि हम कमरा बंद करके एक हम बोल लें, तो फ्री राइटिंग इजी रहता है। रात को जब सब सो जाएं, सुकून से आप एक पेपर लें और जो दिल में आ रहा है लिख दें, अपना दिल खाली कर दें अंदर से। डॉक्टर साहब ये बात बहुत पॉइंट की है, मगर कुछ लोगों को एक फोबिया, एक फियर होता है कि कोई पढ़ ना ले। नहीं तो इसका लिए है कि लिखते के साथ ही जला दें,
वाह वाह डॉक्टर साहब, ये जो आप आइडिया दे रहे हैं ना सबको, ये अब आप नहीं, देखें- ये करवाते हैं, प्रैक्टिकली करवाना पड़ता है। करवाना पड़ता बहुत है सारे किसी लोग के देखिए, इसमें एक बात और होती है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है आदमी अपने आप से करते हुए डरता है, करते हुए हाँ। डरता है, उसके बिल्कुल। अपने अंदर के कुछ ऐसे राज होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो कहना भी चाहता है और कह भी नहीं पाता। तो लिखो और लिख के जला दो यार। साथ आप उन बच्चों से मिले होंगे जिनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, आपको उनकी आंखों से पता चल रहा होता है, लेकिन हाँ। वो किसी को कह नहीं पाते, क्योंकि एक बॉन्ड, एक जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उनको हाँ, मिली हुई नहीं है मिली ना, भी नहीं। कि हम सुन रहे हैं, तुम बोलो हम सुन रहे हैं। हम्म। तो वो फिर आजकल माओ की जो बहुत ज्यादा एक जो है अपने बच्चों से ये मुझे लगता है कि एक बात है कि ये मेरी सुनता नहीं है, ये मुझे कुछ बताता ही नहीं है, स्कूल में क्या हो रहा है मुझे कहता ही नहीं। अच्छा भाई, स्कूल में अगर वो कहता है कि मम्मा मेरे टेस्ट में नंबर कम आ गए, तो वो सामने से माँ क्या कह रही होती है, तो मैंने पढ़ा के तो भेजा था। मतलब ये- अपनी जो चीजें हैं वो आप बच्चों पे डाल देते हैं, लाइक आप खुद कुछ नहीं कर पाते और चीजें जो है वो बच्चों पे डाल देते हैं। आज का ये जो हमारा स्पेशल शो था, इसमें यकीनन बहुत सारी बातें हमने कवर अप भी की, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें रह भी गई होंगी। शो का टाइम बिल्कुल अपने खत्म को पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सामा आपका भी बेहद शुक्रिया। यकीनन आप लोगों की बातों से लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा जो है वो हासिल किया होगा, और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोगों की फायदे की चीजें जो है वो शो में शामिल की जाएं। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मेरी आपकी मुलाकात होने वाली है एक बार फिर से आज ही के दिन शाम की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं ऑन द अकाउंट ऑफ शबे बारात। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अब जो है वो उस ट्रांसमिशन में। आज मैं आपसे कल के लिए इजाजत नहीं लूंगी, आज मैं आपसे कुछ घंटों के लिए इजाजत लेने वाली हूं। मैं दोबारा आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट होंगी हमारी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।